हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दीपक नेगी क्लासेस। आज हम क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल्स। बुक का ये 3rd चैप्टर है और इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ काफ़ी सारे स्कूलों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इसलिए मैं हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद हम आगे का पोर्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। पर फिजिक्स का जो टॉपिक चलेंगे वो सीक्वेंस से ही चलेंगे क्योंकि उसमें बेसिक की आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल को मैं समझाऊं उससे पहले आपको ये समझना है कि ये एटम्स कहाँ से आए, किसने इनको सबसे पहले, कोई तो होगा जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा, कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने सबसे पहले एक नाम दिया हो कि भाई ये चीज़ आपका एटम है। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया के जो पुराने, भारत के जो पुराने वैज्ञानिक रहे हैं, जो उस समय ऋषि महर्षि या उस समय आर्यभट्ट नाम से या अलग अलग समय में जो वैज्ञानिक आए हैं भारत में, उनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर जगह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पढ़ाया जाता, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता। तो स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे कि सबसे पहले चीज़ें कहाँ से आई। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने नाम लिखा है महर्षि कनद। महर्षि कनद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ को जिसे हम मैटर कहते हैं, हर मैटर एक इसको अगर हम तोड़ना शुरू कर दें, अगर उसके हम सब पार्टिकल उसके अंदर के अंदर के अंदर के अंदर की चीज़ों को देखने लग जाएं, उसको हम कंटिन्यू डिवाइड करने लगें, तो एक जगह आती है जहां पे उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है ना। मतलब महर्षि कनद ने बोला था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करें तो आफ्टर सर्टेन टाइम इट स्टॉप डिवाइडिंग और उसकी एक सबसे छोटी यूनिट आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि वो चीज क्या है, वो चीज परमाणु है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट किसका दिया था, परमाणु का। और परमाणु को ही इंग्लिश में एटम कहा जाता है, या एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले महर्षि कनद ने ही बोला था कि चीजों को तोड़ने पर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो और टूटना बंद हो जाता है, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं जब वो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। किसने बोला था, महर्षि कनद ने। फिर आते हैं हमारे पकुधा कात्यायमा। पकुधा कात्यायमा ने कहा था कि ये परमाणु ही हैं जो मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं या मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो बात दोनों की लगभग सेम है पर थोड़ा अंतर है। कोई पूछे मैटर कैसे बनता है, तो मैटर एक छोटे से ब्लॉक से बनता है। उस ब्लॉक का नाम क्या रखा, महर्षि कनद ने परमाणु कहा। लेकिन जो पकुधा कात्यायन थे उन्होंने कहा था कि ये परमाणु ही हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या बनाते हैं, परमाणु फॉर्म मैटर या कंपाउंड। कोई भी चीज जिसका निर्माण हो रहा है वो एक छोटे से चीज से हो रहा है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे चीजें बन रही हैं, उसका नाम क्या रखा, परमाणु। और परमाणु से क्या बनता है, कंपाउंड। किसने बोली ये बात, पकुधा कात्यायन ने। ठीक है, फिर आते हैं ग्रीक फिलोसोफर। एक का नाम है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने वही बात बोली जो महर्षि कनद ने बोली थी या जो पकुधा कात्यायन ने बोली थी। इन्होंने बोला कि किसी चीज को तोड़ने पर, वही बात, किसी चीज को तोड़ने पर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उस स्टेज को, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उस समय, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, उसका नाम क्या रखा, एटॉम। क्या रखा, एटम। वही एटम को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, परमाणु बोलते हैं। ठीक, परमाणु का अगर हम मतलब समझे तो ये होता है इनडिविजिबल। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इनडिविजिबल। एक ऐसा पार्ट जो कभी टूट ना सके, जिसका फर्दर डिवीजन ना हो सके। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे हमको एटम के अंदर के बारे में बहुत नॉलेज है,
लेकिन उस समय के लिए वहां तक पहुंचना एक बहुत ही इंपॉसिबल टास्क रहा होगा, इसीलिए उनका नाम ग्रीस फिलोसोफर ने एटम रखा। वर्ड में वो एटम नाम से, हमारे यहां उसको हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने क्या रखा इसका नाम, एटम। चलिए अब आते हैं फोर्थ, एंटोन लेवोजियर। एंटोन लेवोजियर ने फर्दर स्टडी करी एटम्स के बारे में और यह देखा कि जो एटम्स हैं, ठीक है, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से हम दो नियम इन्होंने बनाए। ठीक है, और इनके जो लॉ हैं वो क्या है, इन्होंने दी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एंटोन लेवोजियर ने दो लॉ दिए जिनका नाम है, एक तो मतलब इन लॉ को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किन्होंने दिए हैं ये, एंटोन लेवोजियर, और इनके साथ थे एक प्रोस्ट। क्या थे, प्रोस्ट। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से परमाणु का पूरा कॉन्सेप्ट आया कि एक छोटी सी चीज होती है जो और डिवाइड नहीं हो सकती। तो चलिए लॉ पढ़ते हैं हम। ठीक, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, आपने जितने भी लॉ पढ़े होंगे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उस जगह पर वो चीज जिसका कंजर्वेशन की बात हो रही है कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, during a chemical reaction mass neither be created nor be destroyed। मतलब ना मास बनता है ना ही वो कभी डेस्ट्रॉय होता है। डेस्ट्रॉय माने खत्म भी नहीं होता, ना वो बनता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हमने दो चीजें मिलाई ए बी और सी, और इनसे मुझे मिला डी ई और एफ, डी और ई मिला, मान लो दो चीजें मिली, और यहां पर ये था 50 ग्राम, तो जो ये वाली साइड होगी ये भी कितनी होगी, 50 ग्राम। दोनों तरफ मास क्या होगा, सेम। इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्ट करती है, और ये कहलाती है प्रोडक्ट साइड। तो जो रिएक्टेंट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड है, वो दोनों क्या होगी हमेशा, वो दोनों आपस में बराबर होता है, मास में बराबर होता है। ठीक, तो मतलब इस लॉ को हम ऐसे भी कहते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन या इन केमिकल रिएक्शन टोटल सम ऑफ mass of reactant equal to mass of या total mass of किसका, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। भाई जितनी चीजें जोड़ोगे उतनी चीजें तो आएंगी निकल के, है ना। अब आपको क्या करेगा वो, ठीक है, उतारते रहना आप साथ साथ, पॉज करके या जैसे भी, आपको बोलेगा कि भैया हमको एक रिएक्शन दे रखी है, उसने कहा ए और बी मिलकर सी प्लस डी बन गए। ए ने बनाया 5 ग्राम, बी है हमारा 3 ग्राम, ये है हमारा 2 ग्राम। बताओ ये कितना है, तो तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से सम ऑफ रिएक्टेंट सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहां पर 3 + 5 ग्राम है और यहां पर 2 + हमने मान लिया x ग्राम है। तो ये तो सबको आता है करना, ये तो बड़ी ही आसान चीज है। x हो जाएगा 6 ग्राम। तो मतलब जो मास होगा किसका? D का, वो क्या होगा? वो होगा x ग्राम। ठीक है, चलिए कर लोगे। आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि इन अ केमिकल substance the elements are always in a chemical substance elements always present in definite number definite proportion by mass। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो कुछ कुछ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले ये बस चीजें अलग हैं। देखो कैसे, इसका मतलब क्या है? इन अ केमिकल सब्सटेंस, मैंने कहा H2O केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट्स आर, कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक H है और एक O है। ये फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? अब अगर आपको नहीं पता तो 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, अभी याद समझ लो। और 2 हाइड्रोजन है तो H की मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दी, कितना आ जाएगा? 2:16, मतलब 1:8। 1:8 आपको क्या बता रहा है? 1:8 आपको बता रहा है कि जब भी वाटर फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में होंगे। मास की बात हो रही है, मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है और पानी बनाना है तो कम से कम 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम चाहिए, तभी आगे बात बढ़ेगी। अगर ये 7 हुआ तो H2O नहीं बन सकता। 7 माने 7 अगर हुआ तो ये H2O नहीं बन सकता। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होता है बाय मास, वो कितना होता है? 1:8। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन का और ऑक्सीजन का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 बार है तो 16 × 2, ये हो जाएगा 10:32, मतलब 3:8। 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर CO2 बनना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? 3:8। कितना होना चाहिए? 3:8 होना चाहिए। मतलब 3 ग्राम ऑक्सीजन को 8 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड होंगे उन सबका एक रेशियो होगा, फिक्स होगा वो मास के हिसाब से, तभी वो कंपाउंड बनेगा, वरना वो कंपाउंड नहीं बन सकता। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 2 लॉ हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रिएक्शन में सम ऑफ प्रोडक्ट, मास का जो प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट की साइड, और मास जो टोटल होगा मास प्रोडक्ट की साइड, वो दोनों बराबर होंगे। 4 ग्राम चीजों को जोड़ा तो 4 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। मास ना बनता है ना खत्म होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 ग्राम चीजों को डाला आपको 3 ग्राम मिला, एक का क्या हुआ फिर? तो मास जब बनता नहीं है, मास जब खत्म नहीं होता, तो एक कहां गया, है ना? 1 ग्राम कहां गया? इसलिए मास हमेशा क्या हो जाता है? कंजर्व रहता है किसी भी रिएक्शन में। लेवोजियर की बात है ये। और ये वाली बात बताई थी किसने?
ये बात बताई थी मार्शल प्राउस्ट। किसने बताई थी? मार्शल प्राउस्ट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक का इंटेक्स का क्वेश्चन है, मैं इंटेक्स के क्वेश्चन इसके साथ करता रहूंगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, देखिए उतार लिया। तो इंटेक्स्ट में दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, पहले ही पेज, पहले या दूसरे पेज पर इस चैप्टर के। उसने कहा कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कितना है? सोडियम कार्बोनेट दे रखा है कितना? 5.3 ग्राम। दूसरी तरफ एसिटिक एसिड दे रखा है, जो विनेगर में यूज होता है एसिटिक एसिड, वो दे रखा है 6 ग्राम। प्रोडक्ट जो होता है वो बन रहा है हमारा CO2। तो CO2 का कितना दे रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम। H2O का मास कितना दे रखा है? H2O का मास दे रखा है 0.9 ग्राम। और सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का मास दे रखा है हमें टोटल कितना? 8.2 ग्राम। तो यह मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे हो रही है? रिएक्शन हो रही है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, एरो, सोडियम एसिटेट, CO2 प्लस H2O। तो मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? तो टोटल मास है इसका कितना दे रखा है? 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, जो आपका होता है 11.3 ग्राम। अब ऐसे ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड का टोटल मास कितना होगा? प्रोडक्ट माने जो चीज बनी, ये होगा 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम। कितना हो गया ये हो गया 8.2 प्लस 9.1, 9.1, 11, ये भी पूरा आ रहा है 11.3 ग्राम। तो सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हम साफ देख रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का मास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर इस टाइप का सिचुएशन दी जाए तो बताओ कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा? हम कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों का मास सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए सब में आया, उतार लो। उतारने के बाद पॉज करके उतार लिया करो। देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का ही, बुक का ही है। सेकंड क्वेश्चन है HN टू कंबाइनर रेशियो H1:8। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O बाय मास कितना है? 1:8। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इसे। कितना है दोनों का? 1:8। अभी पढ़ा था ना हाइड्रोजन। कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं बाय मास, मतलब मास उनका चेंज नहीं होता जब वो कंपाउंड बनाते हैं, रेशियो सेम रहता है। अब उसने बोला कि अगर इतना है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है?
मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन 3 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताओ। हमने कहा x ग्राम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना होता है 1:8। और क्वेश्चन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना देखा 3:x दे रखा है, ना कि 3 और यहां पे x है। ठीक है, तो 1:8 इसका मतलब 1/8 इज इक्वल टू 3/x। दोनों रेशियो सेम होंगे, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 या 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। तो मतलब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 8 3 जा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आंसर। बात सेम है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। देखो ये तो आसान था, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। पॉज करके उतार लेते हो आप लोग ना, उतार लिया करो, बहुत मदद मिलेगी इससे। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है वो, 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन नीड 8 ग्राम ऑक्सीजन। क्योंकि हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है 3:8 होता है। कैसे पता है हमें बात? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी पढ़ाया ना इसी लेक्चर में, तो वो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है मास के हिसाब से वो कितना आता है 3:8। आगे उसने कहा कि अगर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है 11 ग्राम बन गई, 3 + 8 11, तो उसने कहा अगर 3 ग्राम है कार्बन और 50 ग्राम है, कितना 50 ग्राम है हमारी ऑक्सीजन, तो बताओ कितना ग्राम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक कंटेनर है, इसमें 50 ग्राम है ऑक्सीजन, मान लो एग्जांपल है, और तुमने डाली ऊपर से 3 ग्राम कार्बन, तो भाई 3 ग्राम को कितना चाहिए होगा 8 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और चाहिए ना, चाहिए। C/O कितना होता है कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8, मतलब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके 11 ग्राम क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन में 3 क्या करेगा 50 में से, जो 50 ग्राम है 50 में से 8 ग्राम तो उठा लेगा और क्या बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो 42 ग्राम है वो लेफ्ट इन कंटेनर, वो कंटेनर में पड़ा रहेगा। ठीक है, 3 ग्राम केवल और केवल क्या करता है 3 ग्राम केवल 8 ग्राम को उठाएगा और बाकी का वहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, उसको तो 3 ही है ना अकेला, तो 3 का पेयर 8 के पेयर को उठाएगा, 8 को उठाएगा 3 8 को उठाएगा, 3 यूनिट ऑक्सीजन 3 यूनिट कार्बन 8 यूनिट ऑक्सीजन को उठाएगी और बाकी वहीं पड़ी रहेगी, तो कुल मिला के कितना बनेगा, कुल मिला के बनेगा 11 ग्राम। ठीक,
तो इस क्वेश्चन को सही से लिखते हैं। तो वी नो दैट कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। सो 3 ग्राम रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन out of 50 gram and form 11 gram oxygen, 11 gram carbon dioxide, remaining 50 minus 8 ग्राम। 50 में से 8 तो यूज हो गई, कितनी बची? 50 माइनस 8 मतलब 42 ग्राम लेफ्ट अनरिएक्टिव इन कंटेनर। तो 42 ग्राम ऑक्सीजन कहां पड़ी रहेगी? कंटेनर में पड़ी रहेगी अनडिस्टर्ब, उसको कुछ नहीं होने का, वो ऐसी पड़ी रहेगी, क्योंकि 3 ग्राम 3 यूनिट कार्बन 8 यूनिट को ही उठा सकती है अपने साथ बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए इसे उतार लो। अगर यही क्वेश्चन हमारा आएगा कि एक कंटेनर में 50 ग्राम ऑक्सीजन है और हमने डाला 7 ग्राम कार्बन, तो बताओ कितने ग्राम CO2 बनेगा? तो 3 ग्राम ने उठाया 8 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन ने उठाया 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 6 ग्राम कार्बन कितना उठाएगा? 1 यूनिट होगी ना ये, तो 6 ग्राम कार्बन क्या उठाएगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन, और सातवां जो 1 ग्राम होगा वो वेस्ट बना रहेगा, मतलब उसका कोई यूज नहीं होगा। तो टोटल कितनी बनेगी? टोटल बनेगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 7 ग्राम में से 6 ग्राम तो यूज हो जाएगी और 1 ग्राम लेफ्ट रहेगी कंटेनर में। वैसे 50 ग्राम में से 60 ग्राम तो यूज हो गया और बाकी जो बचा 34 ग्राम वो क्या हो गया? वो लेफ्ट रहेगा, वेस्ट रहेगा, अनरिएक्टिव स्टेट में पड़ा रहेगा। कहां पर? कंटेनर में। क्योंकि 7 ग्राम में से 3 के 2 जोड़े बन सकते हैं, 2 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, और 2 पेयर में एक पेयर कितने बना रहा है? एक पेयर मतलब 1 यूनिट कितने बना रहा है? 1 यूनिट बना रहा है 11 ग्राम, 3 और 8 11, तो 2 कितने बनाएगा? 2 ने बनाई 22 ग्राम। 1 यूनिट किसके बराबर? 3 के, तो 2 यूनिट 6 के, 8 की 2 यूनिट किसके बराबर? 16 के, तो टोटल कितना बना? 22 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? आराम से। ठीक है, 7 ग्राम, अगर उसने कहा कि 8 ग्राम तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 3 के 2 ही जोड़े बन पा रहे हैं, तीसरा जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है। तो यहां से ये उसने उठाया 8 ग्राम, इसने भी कितना उठाया? 8 ग्राम, और यहां से बना 11, यहां से बना 11, टोटल कितने बन गया? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहां पे 9 ग्राम कर दे तब हो जाएगा, तब तीसरी यूनिट भी आ जाएगी काम में। तो ये 3 ने भी क्या करा? 8 ग्राम को उठाया, बन गया 11 प्लस कितना हो गया? 33 ग्राम बन गया। पर साथ में ये भी देखना है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने क्या देखा? इस टॉपिक में हमने पढ़ा एटम कहां से आए, महर्षि कनद, पगुधा कात्यायन। ठीक है, इसके अलावा हमने ग्रीक फिलोसोफर लेवोजिया, प्रॉस्ट, इनके बारे में पढ़ा, इनके लॉ पढ़े, लॉ को समझा, लॉ के न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। बाय।